कुणाल कामरा जो हैं वो भी मेरे दोस्त हैं और विदूषक हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आप कहते हैं। कुछ बात उन्होंने कही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। अब जो बात उन्होंने कही है उसकी जांच होने दीजिए, लेकिन जहां तक मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। वो आज हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे, न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफ्फाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारी का, बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। हम होंगे कंगाल एक दिन। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में विश्वास, देश का सत्यानाश। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।
और दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। देंगे और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये भड़ुआ जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके माफी मांगेगा, माफ करेंगे, नहीं वो हल करेंगे। फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। सचिन सिरोही, मेरठ से अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को, राणा सांगा को जिस तरीके से इन्होंने अपमान जो किया है, मैं कह रहा हूँ धरती पे ऐसे अपमान करने वाले लोगों को पहली बात तो जिंदा कोई अधिकार है। लाखों लोगों की उन्होंने 80 घाव अपने जो है सीने पे लिए समाज के लिए, मतलब उनको कैसे कोई जो है वो भी सदन में इस तरीके से बोल रहा है। इन्हें तो निष्कासित कर देना चाहिए सदन से। सांसद बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। और इसके साथ साथ मुकदमा अब तक पंजीकृत नहीं हुआ, FIR दर्ज होनी चाहिए इनके ऊपर, इन्हें जो है जेल भेजना चाहिए सर, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हर तरीके से इनके साथ वो होना चाहिए और बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को। अखिलेश यादव जिस तरीके से समर्थन करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट ले दे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की वोट से तो जीत रही है, किनकी वोटों से चुनाव और सांसद बन के आ रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे। जेल भेजने की मांग करते हैं रामजी लाल सुमन को। और यदि आज के बाद, अब जो इसने अपमान किया, आज के बाद किसी व्यक्ति ने भी अपमान किया, पुरजोर हिंदू समाज विरोध करेगा। और रामजी लाल जैसी गंदी जुबान आपकी है ना, आपकी नहीं, तेरी जो गंदी जुबान है, इस पर लाखों रुपए इनाम देंगे हम इसकी जुबान काटने का। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल सुमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। और वहां उनकी कब्र, ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, जो दुश्मन इतिहास। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, इनको श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। प्रधानमंत्री आज आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के, और जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो आरएसएस के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं कि 100 साल हो गए आरएसएस को, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक आरएसएस की याद नहीं आई। जेपी नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया। लेकिन आज 11 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन।
एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई हैं। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में यह लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी, फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई, होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी? पहली चीज, जल और बिजली की पूरी आपूर्ति, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। चौथा, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, आईटी रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए। नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी। इसके साथ ही साथ बात थी कि नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कैसे बनेगी। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का एक होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है। 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि इस खर्च का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोगों ने जनता का पैसा तो हजम कर लिया, डकार तक नहीं ली। इसका जिम्मेवार कौन है? इस फेल्ड मिशन की जिम्मेदारी किसके सर मढ़ी जाएगी? जुमले फेंकना एक बात होती है, सुशासन करना दूसरी बात होती है। और नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है स्मार्ट सिटी मिशन में। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की बू भी आती है। हम होंगे